नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं देश हित। मुद्दा है बांग्लादेश। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश कभी हमारे देश का ही हिस्सा था, एक विभिन्न अंग था, परंतु हिंदू पहले कश्मीर से भागा। हिंदू जागेगा तो जागेगा कब? तब जागेगा तू कर दो, नहीं तो हिंदुस्तान से कहाँ भाग के जाओगे। लेकिन जो लोग गाय को रोटी के साथ खाते हैं और जो गाय की पूजा करते हैं वो कभी ना एक हो सकते हैं, ना कभी एक होंगे। उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और हाल ही में एक कांग्रेस के नेता ने एक बयान दिया है, तू क्या पाकिस्तान है भी ले आइयो, तू भी आ जाइयो और कुछ करके दिखा दीजिए। कितनी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की हिंदुओं को बचाने। मुस्लिम समाज को लेके साथ चलते हैं। हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ेगा। तो जो यहाँ के घुसपैठी हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। ये उनको निकाल नहीं सकते ना, आप उनको कैसे निकालोगे? एक बंदा बोला था, दिलीप घोष, उन्हें घर से निकाल के उनके साथ बलात्कार जैसी उसको सही ठहरा रहे हैं। आप उनकी बात से कितना सहमत? ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपके चैनल से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहूंगी, बहन बेटियां आपके घर में भी है और वो सिर्फ एक चीज देखते हैं कि वो मुस्लिम है, कि हिंदू सहिष्णु है। आजादी के बाद एक मुस्लिम को शिक्षा मंत्री दिया गया और 17 बार मोहम्मद गोरी को माफ किया था जी। तू चाहे कुछ भी हो पर भूल मत, तू सब कुछ पीछे, पहले तू भारतवासी, पहले तू भारतवासी। मैं सागर मलिक, देश हित, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं देश हित। हाल ही के दिनों में एक मुद्दा देश के अंदर बहुत गरमाया हुआ है और आप सभी को वो मुद्दा मालूम है। मुद्दा है बांग्लादेश, जहां निरंतर हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन्हें सताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश कभी हमारे देश का ही हिस्सा था, एक विभिन्न अंग था, परंतु अब वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है। वहाँ पे जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, सनातनियों के ऊपर, उसके बारे में जनता की क्या राय है जानेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ हिंदू गुजर जी। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हिंदू पहले कश्मीर से भागा, फिर बंगाल से भागा, फिर दिल्ली से भागा, मुजफ्फरनगर से हमारे हिंदू जाट भाई भागे। हिंदू जागेगा तो जागेगा कब? तब जागेगा जब हिंदुस्तान पूरा छिन जाएगा। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ के भाइयों को आप जगाओ, जातिवाद में बंटना बंद कर दो। हम सब हिंदू हैं, हिंदुत्व के लिए लड़ना शुरू कर दो, नहीं तो हिंदुस्तान से कहाँ भाग के जाओगे। मैं यही अपनी बात सबके सामने रखना चाहता हूँ कि प्लीज़ कभी भी लाइफ में जातिवाद मत करो। हम हिंदू हैं, आप भी भगवान श्री राम को पूजते हो, हम भी भगवान श्री राम को पूजते हैं, आप भी शिव जी को पूजते हो, हम भी शिव जी को पूजते हैं। लेकिन जो लोग गाय को रोटी के साथ खाते हैं और जो गाय की पूजा करते हैं वो कभी ना एक हो सकते हैं, ना कभी एक होंगे। जी, हाल ही में जो बांग्लादेश का हाल आप देख रहे हैं, वहाँ पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और हाल ही में एक कांग्रेस के नेता ने एक बयान दिया है कि जो हाल आज बांग्लादेश में है उसको हिंदुस्तान में पहुंचने में समय नहीं लगेगा। क्या आप सहमत हैं कि ये जल्द जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, हिंदुओं की बहन बेटियों को नोचा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को भी सशक्त होने की आवश्यकता है? बिल्कुल है, लेकिन मैं उस कांग्रेस के नेता से खुलेआम कहना चाहता हूँ 2 शब्दों में, तू क्या पाकिस्तान है भी ले आइयो, तू भी आ जाइयो और कुछ करके दिखा दीजिए। जी। अच्छा, हमारे साथ है मंजीत जी। मंजीत जी, बांग्लादेश मुद्दे पे आपसे खासकर इसलिए बात करेंगे क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कितनी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की हिंदुओं को बचाने की? मैं ऐसा इसलिए कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं ने केवल इसलिए चुना था क्योंकि हम सभी और शायद आप भी ये मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। तो क्या जो हालात आज बांग्लादेश के अंदर हैं, अगर वो, हम दिल्ली में खड़े हैं तो मैं दिल्ली की भी बात करूंगा, अगर वो हिंदुस्तान या दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर वो हालात देखने को मिलते हैं तो कितनी तैयारी पार्टी के पास है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एकमात्र जो देश में पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो सभी सनातनी और हिंदुओं की फिक्र या सोचना करती है।
बाकी और जितनी पार्टी हैं वो सभी को मुस्लिम समाज को लेके साथ चलते हैं। हमारा कहना मुस्लिम समाज के साथ कोई भेदभाव नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, लेकिन इनकी जो सोच है आप देखिए ना, आज जब हमारा भारत का देश का विभाजन हुआ था, जब पाकिस्तान को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, हमें देख लीजिए, हमारे यहाँ जो मुसलमान थी वो बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो गई। कारण क्या है? क्योंकि हम सभी प्यार से रहना जानते हैं, उनको प्यार से रखते हैं। लेकिन उल्टा देखा जाए तो पाकिस्तान बांग्लादेश में देखा जाए तो क्या हुआ, वहाँ जितने भी हिंदू थे आज वो ना के बराबर हो चुके हैं। कारण क्या है? या तो उनका धर्म परिवर्तन हुआ है, या वो मार दिए गए, या उनकी बहू बेटियों को भगा दिया गया, या वो लोग दूसरे देश में शिफ्ट हो चुके। तो ये जो इस्लाम इनका जो है सोच, इनकी सोच ही बहुत घटिया है। ये प्यार से रहना नहीं जानते। और हमारे दिल्ली शहर में भी जो है ये जो पार्टियाँ हैं, दूसरी पार्टियाँ इनको बढ़ावा देती हैं। बढ़ावा देने का नुकसान आने वाले पार्टियों में, आने वाले दिनों में इन पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। आज बीजेपी जो 200 से 300-400 तक पहुंच रही है, उसका कारण एकमात्र यही कारण है कि हम लोग हिंदू सनातन धर्म सोच के हैं, हम सबके साथ, हिंदुओं के साथ खड़े हैं। जातिवाद में नहीं बटना चाहिए हमारे को, हमें जातिवाद से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं सभी समझ देशवासियों को कहना चाहता हूँ, जो बंगाल में हो रहा है वो हमारे हिंदुस्तान में भी कभी भी हो सकता है। तो इसलिए आप एक अपनी सोच रखें कि हम हिंदू हैं, हम जाट, गुजर, यादव, बनिया, इनको सोच में ना बटें, वरना हमें ही नुकसान होगा, हम ही काटे जाएंगे, हमें ही मारे जाएंगे और हमें ही एंड में हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ेगा। हाल ही में जो बांग्लादेश के अंदर हुआ, उस बांग्लादेश की घटनाओं को देखते हुए हिंदुस्तान के अंदर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कल ही गाजियाबाद के हिंदू रक्षा दल के नेता हैं पिंकी चौधरी, जिन्होंने अवैध घुसपैठियों को यहाँ से भगाने का प्रयास किया, तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। आपको ये बात मालूम है? हाँ, ये बांग्लादेश का मुर्दा तो अभी काफ़ी दिन से चल रहा, हम भी टीवी में देख रहे हैं। लेकिन जो हो रहा तो गलत ही हो रहा, सबका साथ ही हम देखते हैं। किसी को घर से उठा ले जाते हैं, किसी को घर में आग लगा रहे हैं, किसी बच्चे को मार रहे हैं। लेकिन ये होना नहीं चाहिए। हिंदू सबको मिल के एक साथ रहना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर काल भी, ये जो भाई साहब अभी मंजीत जी ने बताए, तो खुद बांग्लादेश, काल भी हो सकते हैं। मैं खुद बंगाल से हूँ, कलकत्ता से हूँ। तो हमारा तो वहाँ लोग कहते हैं जो मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, अभी कुछ लोग बांग्लादेश से हिंदुस्तान भागने में कोशिश में थे। 200-250 लोग आ गए थे। पश्चिम दिनाजपुर का जो बॉर्डर है वहाँ आ गए थे। तो BSF वाले ने क्या किया, उनको जाके रुकवाया, नहीं तो वो लोग हिंदुस्तान में आ जाते। अगर वो लोग यहाँ आ जाएंगे, हमारा पास ये मुद्दा भी उठाया ना, हमारा पास रहने का जगह कहाँ मिलेगा, हम उनको खाना कहाँ देंगे? तो जो यहाँ के घुसपैठिए उन्हें बाहर निकाला जाए। हाँ, जो हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश के रोहिंग्या से घुसपैठ करके हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, उनको अगर निकाला जाएगा तो हमारे देश के अंदर जगह ही जगह है। ये उनको निकाल नहीं सकते ना, आप उनको कैसे निकालोगे? जो दूसरी पार्टियां हैं उनको साथ लेके चलती है, उनको वोट बैंक वही है। आप देखिए ना यूपी में क्या हुआ है अभी एक यादव था जो सरपंच था गांव का, उसने 39 हज़ार तक रोहिंग्या मुसलमानों की वोट बनवाई है। और आप देखो कितना बड़ा मुद्दा है ये अलग। तो सर सत्ता में तो बीजेपी गवर्नमेंट है, सत्ता तो बीजेपी की है, तो बीजेपी चाहे तो किसी को भी बाहर निकाल सकती है। नहीं, बीजेपी बाहर तो निकाल सकती है, लेकिन पकड़ में तो आएगा भाई साहब, जभी तो अब पकड़ में आया, जभी तो न्यूज में आया, आपने दिखाया, सबने दिखाया, जभी तो पकड़ में आया कि ये आतंकवादी सोच के लोग हैं जो हमारे अपने देश के लिए खतरा बने हुए हैं, अपने देश से गद्दारी करते हैं। आज आप बताइए, इतने रोहिंग्या 40,000 रोहिंग्या को आप उनको वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनवा रहे हो, तो किसको फायदा होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी को तो होने वाला नहीं है, योगी सरकार को तो होने वाला नहीं है। देखिए हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, इस क्षेत्र से मात्र 5 से 6 किलोमीटर दूर जाएंगे, कालंदी कुंज, जहां के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, और वहां पे उन्होंने पूरी रोहिंग्या बस्ती बसा दी है। ये बात आपको पता होगी। जी। तो उनको खदेड़ने में या उनको बाहर करने में वर्तमान सरकारें क्यों पीछे हटती हैं? भाई साहब देखिए ना, आप जो उनको संरक्षण देना कौन है? वो दिल्ली सरकार गवर्नमेंट है, उनके पास सारे प्रूफ दे रखे हैं। आज अभी आप जो है बुलडोजर लेके जाइए, चलाइए बुलडोजर। अगर ना वहाँ आम आदमी पार्टी की हजारों कार्यकर्ता आ जाए वहाँ पर, ना हजारों लाखों मुसलमान वहाँ इकट्ठे हो जाए, पूरे देश का मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पर शाहीन बाग के अंदर, आप कैसे कार्रवाई करोगे? आपने उनके हाथ मजबूत कर दिए, आज उनको घर दे दिया है, उनको राशन कार्ड दे दिए, उनको आधार कार्ड दे दिए। वो सोचो ना कैसे उनको हटाना कैसे मुश्किल है। अच्छा, अगर हटा भी दे तो बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी दंगा भड़का रही है, बीजेपी ये कर रही है, उल्टा बीजेपी को ही लोग गाली देते हैं। अच्छा, आप इनकी बात से कितना सहमत हैं कि आपको लगता है कि दिल्ली सरकार जो है एक समुदाय विशेष के वोट बैंक के लिए या उनके साथ खड़े होने के लिए ही पार्टी बनाई गई? आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सही बात है। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट की हर एक गवर्नमेंट, बंगाल उठा के देख लीजिए, वहाँ TMC का गवर्नमेंट, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट चल रहा है। वो क्या करते हैं, अभी बॉर्डर से सारे बांग्लादेशी घुसा के ले आते हैं, वोट बैंक बना के रखे हैं। अभी इलेक्शन जो खत्म हुआ वो कैसे जीत गए?
अभिषेक बनर्जी ने 10,07,000 वोट से जीता। कैसे जीता वो? मतलब कोई वहाँ छप्पा वोट हुआ, जो एमपी खड़े थे उनको भागा भागा के मारा गया है मेरे सामने। मैं भी गया था वहाँ अभी इलेक्शन में। हमारा वहाँ का एमपी था पन्नम टूटू को खड़ा किए थे हमारा डिस्ट्रिक्ट से, झारखंड डिस्ट्रिक्ट में। उनको भागा भागा मारा गया। ये एक एमपी का कैंडिडेट है, उनको अगर भागा भागा मारेंगे, आम आदमी का क्या हुआ सिक्योरिटी है? ये हाल है बंगाल का। आप बात नहीं कर सकते हैं जी हाँ मैं बीजेपी का आदमी हूँ, रास्ते में आपको उठा के ले जाएंगे। अच्छा, ऐसा होता है? इससे हाल होता है वहाँ का। तो मतलब जो हम घटनाएं सुनते देखते हो सच्ची है? बिल्कुल सच्ची घटना है एकदम। आप बंगाल से ही हैं? मैं बंगाल से हूँ और इलेक्शन में वहाँ था मैं खड़े, और अच्छा। इलेक्शन का टाइम ऐसे हालत हुआ, आप घर से नहीं निकल सकते हैं। अच्छा। आपको बोल के जाएंगे आपको हमें इलेक्शन में वोट देना पड़ेगा, नहीं तो आपको मारेंगे, उठा के ले जाएंगे। ये हाल है जी। अच्छा, अभी बांग्लादेश मुद्दा में टीएमसी का कोई लीडर बोला आज तक जी। कि हिंदू को मार रहे हैं? जी। कोई नहीं बोला। एक बंदा बोला था, दिलीप घोष जी। उन्हें खुद बोले ये जो हो रहा गलत हो रहा, बाकी कोई नहीं बोला, किसी का मुंह से शब्द नहीं निकला। एक बंदा बोला था, दिलीप घोष जी। उन्हें खुद बोले ये जो हो रहा गलत हो रहा, बाकी कोई नहीं बोला, किसी का मुंह से शब्द नहीं निकला। ये हाल है बंगाल जी। हाल ही में बांग्लादेश मुद्दा बहुत चर्चा में है और आप देख रहे हैं, आप एक महिला हैं और वहाँ पे महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। उन्हें घर से निकाल के उनके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी अपराध किए जा रहे हैं। इस बात को लेके पूरे देश के केवल उस समुदाय के दिल में दर्द है जिनको लगता है वहाँ गलत हो रहा है, बाकी कुछ लोग उसको सही ठहरा रहे हैं। आप उनकी बात से कितना सहमत? बांग्लादेश में जो प्रकरण हुआ है पिछले सप्ताह, उसकी जितनी भी निंदा की जाए और जिस प्रकार हिंदू बहन माँ बेटियों के साथ जिस प्रकार का कुकृत्य किया जा रहा है, मुझे लगता है इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। लेकिन मुझे इसको देखने के पहले मुझे पूर्व के परिप्रेक्ष्य में जाना होगा। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो लोग कहते हैं कि 15 अगस्त हमारे आज़ादी का दिन है, पर मैंने एक आर्टिकल लिखी थी जो काफ़ी प्रधानमंत्री को मैंने भेजा था, और उस आर्टिकल में मैंने लिखा था 1947 आज़ादी का नहीं बल्कि भारत के खंडन का दिवस था वो। क्योंकि आप अगर 300-400 परिप्रेक्ष्य में पीछे जाएंगे, 400 साल के परिप्रेक्ष्य में, तो आप देखेंगे कि हम कंधार तक, हम अफगानिस्तान तक, हम ईरान और इराक थे, और 100 सालों में वो 56 देश हो गए और हम भारत अपने ही सिमट में बैठे हुए हैं। हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। लोग कहते हैं इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी और उन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े करा दिए, पर उन्होंने हमारे एक दुश्मन को पैदा उसी समय कर दिया था जब उसने एक टुकड़ा कराया था। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपके चैनल से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहूंगी कि सबका साथ सबका विकास छोड़िए, सबका साथ छोड़िए, सिर्फ हिंदू का विकास और हिंदू का साथ। क्योंकि 240 सीटें जो आपको मिली है वो खाटी हिंदुत्व लोगों ने दिया है, जिसको हिंदुत्व पे विश्वास है, जिसे सनातनी पे विश्वास है, जिसे अपनी माँ बहन और अपनी समाज की बेटियों को भी जो अपना बेटी समझते हैं उस पर विश्वास है। उन्हीं लोगों ने आपको 240 सीटें दी है। जहां पे माइनॉरिटी के हमारे भाजपा के कार्यकर्ता थे, 500 कार्यकर्ता थे, वहां 5 वोट भी उस बॉक्स में नहीं निकला है। भाई साहब, कब हम आंखें खोलेंगे? कब हमारी सरकार आंखें खोलेंगी? नुपुर शर्मा याद है आपको? बिल्कुल, नुपुर शर्मा याद है। नुपुर शर्मा का कितना साथ दिया? पूरा साथ दिया है, और पूरे साथ है नुपुर। पार्टी ने साथ नहीं दिया है, मैं यही कहूंगी, पार्टी ने साथ नहीं दिया है। यह हो सकता है पार्टी की जो स्ट्रेटेजी हो, हम जैसे सामान्य करता शायद उसे अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करने में कोई मुझे गुरेज नहीं। टी राजा सिंह को जानते हैं? बिल्कुल जानती हूँ। कितना साथ दिया? डंके की चोट पे वो जो जिस तरह कर रहे हैं, हम जैसे सनातनी, हम भारतीय जनता पार्टी के झंडा को हाथ में लिए रहते हैं, पर अगर पार्टी उसका साथ नहीं देगी तो भी हम टी राजा के साथ होंगे। आप जानते तो हैं? भी हम नुपुर शर्मा के साथ होंगे। आप जानते हैं कल गाजियाबाद के अंदर हिंदू रक्षा दल के एक नेता पिंकी चौधरी, जिन्होंने घुसपैठियों को भगाने का प्रयास किया, उल्टा उन पे ही गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया और उन्हें कल गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बहुत ही दुखदपूर्ण है। मैंने वीडियो देखी है, क्योंकि जितने भी रोहिंग्या, और ये अपने तुष्टीकरण की राजनीति के थ्रू, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जिस प्रकार रोहिंग्या का राशन कार्ड, जिस प्रकार आधार कार्ड बना करके इनको बसाया जा रहा है, देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहना चाहूंगी उन हिंदू एमपी से, चाहे वो टीएमसी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो आरजेडी के हो, बहन बेटियां आपके घर में भी है। आप अपनी संकुचित राजनीति के चलते अपने आने वाले बच्चों का भविष्य खराब नहीं कीजिए। आप समझिए कि देश के अंदर एक पाकिस्तान बंटवारा हुआ बना, देश के अंदर आज 50 पाकिस्तान है। 700 जिला है हमारे पूरे देश में, 700 समथिंग कुछ है, जिसमें से 200 जिला ऐसे हैं जहां हम वोट करें भी तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो 50% से ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि उन्हीं के वोट का अब आधार रह गया। आप एक बात सोचिए, क्या नाम है जो हैदराबाद वाले हैं, टी राजा सिंह, नहीं, अवैसी चुनाव लड़ने कहाँ आते हैं?
सीमांचल में आते हैं बिहार में और वहाँ से 5 या 6 सीट वो ले जाते हैं। आप समझिए, आप जातियों में बटे रहिए और वो सिर्फ एक चीज़ देखते हैं कि वो मुस्लिम है। आप जाट देखते रहिए, गुजर देखते रहिए, पंजाबी, बनिया, मारवाड़ी देखते रहिए, वो ये देखते हैं। कहाँ वो हैदराबाद में और सीमांचल में 6 सीट ली जाता है। कल्पना कीजिए, सोचिए इस बात को। आपको नहीं लगता कि हिंदू जो सहिष्णु है, इस वजह से हिंदू मैं कहता हूँ हिष्णु सहिष्णु नहीं, इस तरह का एक प्रोपगंडा पढ़ाया गया, एक नैरेटिव सेट किया गया कि हिंदू सहिष्णु है। कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी के साथ सुदर्शन चक्र भी है मित्रों, ठीक है ना। हम उसका इस्तेमाल करना भूल गए हैं। हमें कहा गया, हमें ऐसी पाठ पढ़ाई गई, आज़ादी के बाद शिक्षा मंत्री कौन बने? आज़ादी के बाद एक मुस्लिम को शिक्षा मंत्री दिया गया। उन्हें क्या मतलब है हमारे धर्म से? हमें उन्हें क्या मतलब है हमारे गुरुकुल से? हम उन्हें क्या मतलब है हमारी वैदिक शिक्षा से? जरा सोचिए। मैं आपकी बातों का ना, एक मेरे छोटे भाई हैं कवि, उनकी 4 लाइनों के माध्यम से ना आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। वो लिखते हैं, ताकत के दम पर हमने किसको सताया ये बोलो, क्या तलवारों की धार लगाकर तिलक लगाया ये बोलो, जिहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी, और 17 बार मोहम्मद गोरी को माफ किया था जी। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगी कि तू पूरब का हो या पश्चिम का बासी, तू पूरब का हो या पश्चिम का बासी, तेरे दिल में काबा या काशी, तू आम आदमी हो या हो सन्यासी, तू चाहे कुछ भी हो, तू चाहे कुछ भी हो, पर भूल मत तू सब कुछ पीछे, पहले तू भारतवासी, पहले तू भारतवासी, पहले तू भारतवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। 4 पंक्ति मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। कवि अमित कुमार लिखते हैं कि मैं यदि सहिष्णु ना होता, आप सुनिएगा, मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता भारत में बांटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु नहीं होता भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। तो इन पंक्तियों को आपके बीच साझा करने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था कि मैं देश के उन युवाओं को, उन लोगों को जागरूक कर सकूं जो सनातन के लिए, जो देश के लिए लड़ रहे हैं। और हमारी बहन जी हमारे साथ जुड़ी, बहुत ही अच्छा लगा। और आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं सागर मलिक, देश हित, दिल्ली।